हेलो। जी जी, आवाज आवाज आ रही है ना क्लियर? हाँ सर, आ रही। ओके गुड। अच्छा, तो अभी जो डिस्क्राइब कर रहा था मैं, सो लाइटनिंग से क्या होता है कि जैसे ही अब लाइटनिंग का जो वोल्टेज है ना, आप सर्च करेंगे नेट से भी, क्योंकि लाइटनिंग भी बहुत सारी टाइप्स हैं, कहीं पे बहुत सीवियर होती है, कहीं पे लो होती है, तो वो थाउजेंड्स क्या मतलब लेक्स में होता है कि वो 10, 1 लेख, 2 लेख, मतलब बहुत हाई वोल्टेज होते हैं वो। एक बहुत हाई क्या कहते हैं कि एक एनर्जी होती है वो लाइट। तो वो एक जनरल एक रूल है कि जो करंट जो होता है ना, वो हमेशा इजी पाथ फॉलो करता है। इजी पाथ का मतलब है जो लो रेजिस्टेंस पाथ। फॉर सपोज, अब ये दो चीजें हैं, ये लगी हुई हैं, अब ये समझो कि इसकी रेजिस्टेंस है 1000, इसकी जो है 100। तो ये तो हमेशा जो करंट या वोल्टेज जो होता है ना स्ट्राइक करता है, वो हमेशा लो जिस पे रेजिस्टेंस होती है ना उन पे स्ट्राइक करता है। तो उस पे ज़्यादा चांस होते हैं कि मेटल की चीज़ें या जो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हाई कंडक्टर होती हैं जिनकी, क्योंकि कंडक्टर वो ही चीज़ें होती हैं जिनकी जो रेजिस्टेंस कम होती है। तो अब ऐसी चीज़ों की पे ना ज़्यादा लाइटनिंग स्टार्ट, अब जो हमारे वायर्स वगैरह होती हैं ओपन होती हैं, तो इनमें जो लाइटनिंग जो होती है गिरती है, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि लाइटनिंग स्ट्राइक करे। अब जब स्ट्राइक करती है तो हमेशा लाइटनिंग जो है ना स्ट्राइक करके करंट जो है वो ग्राउंड की तरफ मूव करता है। ठीक है, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, ये हम बढ़कर पढ़ते आते हैं ना। अब फॉर सपोज 1 लेख लेवल तक का वोल्टेज आपका सिर्फ चंद सेकंड के लिए, अगर जीरो ग्राउंड से अब कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ पे 1 के भी रेजिस्टेंस हो ना, वो इतना हाई करंट गुजरेगा उस सिस्टम से, वो पूरे सिस्टम को जला के राख कर देगा, खत्म कर देगा। तो इन चीजों से बचने के लिए क्या किया जाता है, लाइटनिंग अरेस्टर होता है, एक ऐसी चीज होती है, वो क्या करता है, वो लाइटनिंग वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है अर्थ से नीचे। अब अर्थिंग वगैरह क्या है, अभी तक के लिए वो हम देखेंगे कि होती कैसे क्या है, उनकी भी वीडियोस देखेंगे। अभी तक के लिए समझो कि ये समझो कि एक ऐसा पाथ है जब कोई भी आपके पास समझो जीरो वोल्टेज है, जब हाई वोल्टेज स्ट्राइक करता है इसके साथ लाइटनिंग अरेस्टर, क्योंकि वो कनेक्टेड होता है ग्राउंड से, तो वो पूरा जो वोल्टेज वगैरह होता है ना, वो उसके थ्रू पास होके पूरा ग्राउंड हो जाता है। तो आपका जो इक्विपमेंट है वो सारा सेफ हो जाता है। तो ये जो है ना वही चीज यहाँ पे समझा रहा है। ठीक है, अब फॉर सपोज यहाँ पे लाइटनिंग अरेस्टर नहीं था, जो भी वोल्टेज है वो प्रॉपर जो यहाँ से होते हुए, मतलब इतना लाइटनिंग का सारा वोल्टेज ट्रांसफार्मर की बॉडी से गुजरते हुए ग्राउंड हुआ है। अब ये पूरे ट्रांसफार्मर को उसने उड़ा दिया होगा। अब इसके बारे में फॉर सपोज आप जो है लाइटनिंग अरेस्टर लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा लाइटनिंग अरेस्टर, ये समझा रहा है, लाइट चली गई। अब देखो ये लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ है, देख रहे हैं? अब लाइटनिंग अरेस्टर जैसे ही जो आपके पास लगा, जो करंट अब यहाँ से आया ना, वो लाइटनिंग अरेस्टर क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे उसको पास दिया हुआ था, लो रेजिस्टेंस पाथ, तो उस लो रेजिस्टेंस पाथ जो लाइटनिंग अरेस्टर से गुजरता हुआ ग्राउंड आएगा। ठीक है। अच्छा, ये फिर उसकी वर्किंग बता रहा है, इट डज नॉट एब्जॉर्ब द लाइटनिंग, मतलब ये ऐसे नहीं है कि वो लाइटनिंग का 1000 वोल्टेज खुद लेके मतलब अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करता है। ये सिर्फ उसको लो रेजिस्टेंस पास दे देता है, जिससे वो ग्राउंड हो जाए विदाउट मूविंग ऑन जो बॉडी है उसकी। अच्छा, अब ये पूरा मेथड बता रहा है। ठीक है, ये है हमारा सारा पावर सिस्टम, ये अर्थ में कनेक्टेड है। और ये आपके पास वो मटेरियल सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसकी बहुत फास्ट स्विचिंग है, जो कनेक्टेड है इससे के साथ। और जैसे ही कोई चीज आपके पास लाइटनिंग आती है, वो इससे गुजरते हुए पास हो जाता है। इससे फायदा क्या है, ये एक मेजर कंपोनेंट है आपके पास क्या कहते हैं कि सेफ्टी के लिए। अच्छा, इसके अलावा दूसरा कंपोनेंट लगता है जो इसमें सेफ्टी के लिए, वो है सर्ज रेजिस्टर्स।
यहाँ तक बात क्लियर हुई? लाइटनिंग अरेस्टर की समझ में आ गई बात, क्यों लगाते हैं, इसका मेथड क्या है? यस सर। ओके गुड। अब उसके बाद है हमारे पास सर्ज अरेस्टर। सर्ज अरेस्टर का मेन मतलब क्या? अच्छा, ये जो आपके सामने है ना, डिफरेंट वोल्टेज लेवल के हिसाब से सर्ज अरेस्टर, ये 11 केवी के लिए 66, 132 और 220 और 400 के। अच्छा, सर्ज सर्ज रजिस्टर या इसका मतलब क्या होता है? ये इस काम के लिए आता है कि आपके पास जब वोल्टेज जो है ना हाई वोल्टेज हो जाता है, एकदम एक सर्ज आ जाती है, तो उससे भी अगेन वोल्टेज हाई होने की वजह से आपके इक्विपमेंट जो है ना, उसमें वो क्या कहते हैं कि डैमेज करता है। मिसाल, और अक्सर कभी कभी सुना होगा कि हमारे घरों में भी कभी कभी वोल्टेज है ना, वो नॉर्मल वोल्टेज से बहुत हाई हो जाते हैं, तो उसका नुकसान क्या होता है? आपके घर के इक्विपमेंट जो है ना, जल जाते हैं, क्योंकि वो उसने हाई वोल्टेज के लिए बना ही नहीं है बेयर करने के लिए। तो वो हाई वोल्टेज पे हाई करंट आ जाता है और वो सिस्टम सारा गड़बड़ हो जाता है। तो उससे सेफ्टी के लिए फिर क्या किया जाता है? सर्ज रजिस्टर लग जाते हैं, जो वो हाई वोल्टेज पीक जो होती है ना, उससे वो उसको सेव कर देता है, उसको ट्रांसफार्मर को, और वो अगेन हाई जो वोल्टेज जितना होता है उसको ग्राउंड कर देता है। ठीक है, अब इन चीजों को मैंने तकरीबन डिस्क्राइब कर दिया है। यस सर। इसमें से आपको कोई चीज, ये सारी चीजें यही डिस्क्राइब्ड हैं? यस सर। सिर्फ यस सर नहीं, मुझे बताओ कि क्या चीज है? सर ये टाइमिंग सही नहीं है। जी इस टाइम वो सर 4:45 जमात का टाइम है। सही है, आप जमात बेशक पढ़े। आज लेट हुई है, जी। आज लेट हुई है, बाकी तो नहीं होती। और क्लासेस में आप बेशक नमाज पढ़ लें, ठीक है। और बाकी रेगुलर क्लासेस भी पूरे टाइम पे आए ना, जिस टाइम पे क्लासेस होती हैं, ठीक है। यस सर। कोशिश करें सारी क्लासेस लें, क्लासेस को छोड़ने के बहाने ना ढूंढें। नहीं सर, आज मैं तो तो सारी लेता हूँ क्लास। हाँ, आज तो खैर वैसे भी लेट हो गई है, बात सही है आपकी। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी। अभी इसमें तकरीबन हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं, मेन मेन चीजें जो थी। अच्छा, अब जिस तरह मैं आपको कह रहा था कि पोल्स की भी फिर टाइप्स होती है। अब पोल्स की टाइप की वजह क्या है, कोई बता सकता है मुझे? हम्म मैं पूछता हूँ तो जवाब दे दिया करें, क्यों चुप हो जाते हैं? जी सर। अच्छा, पोल्स की टाइप्स का मतलब क्या होता है? अब ये जो है पोल्स ना, आपके पास जो पोल्स लगे होते हैं, इसके भी डिफरेंट टाइप्स हैं। सर सर एक तो वो होता है ना सर, पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर। वो तो ट्रांसफार्मर होता है ना, पोल सेल्फ उसकी टाइप्स हैं। अब मिसाल लो, एक पोल है जिसपे आपके पास जो नॉर्मली हम देखते हैं, वो क्या होता है, कुछ इस तरह के होते हैं। मैं आपको दिखा दूं, तकरीबन सब में वही चीजें हैं। ये अभी ये देखो, अब इसमें कुछ इस तरह का है कि ये देखो, ये 3 फेज का, मतलब 3 वायर जा सकती हैं। ये देख रहे हैं, इस तरह के आपके पास पोल्स होते हैं। दूसरे कुछ इस तरह के होते हैं कि आपके पास जो है 3 फेज की दो दो वायरें, मतलब टोटल 6 वायरें गुजर सकती हैं। इसको हम कहते हैं कि ये 3 फेज डबल सर्किट कैरी कर सकता है। मतलब 3 फेज के वो दो जो है सर्किट्स को कैरी कर रहा है। तो इस तरह जो हर पोल में ना कोई क्रॉस आर्म, इसको जिस तरह कहते हैं, ये इस तरह के टाइप्स के होते हैं ना, इसको क्रॉस आर्म पोल्स कहा जाता है। और जो सिंगल मिसाल लो, ये सिंगल आर्म है, ये डबल आर्म क्रॉस पोल हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये डबल आर्म क्रॉस पोल है फॉर डबल सर्किट।
ये जो है क्रॉस पोल नहीं है, ये वन साइडेड, मतलब साइड आर्म डबल सर्किट के लिए है। ये जो डिफरेंट टाइप्स के पोल है, सिर्फ मुझे ये आप लोगों को बताना था कि इस तरह जो हर पोल जो है वो हर उसकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, या क्या कहते हैं कि अलग अलग है। तो मोस्टली जो ट्रांसमिशन लाइंस के ये पोल्स होते हैं इस तरह जो आपने देखे होंगे ना, कि ये ट्रांसमिशन लाइन मतलब दो ट्रांसमिशन लाइंस को एक साथ कैरी कर रहा होता है, उसको हम डबल सर्किट बोलते हैं। थ्री फेज का एक पूरा नेटवर्क अलग और थ्री फेज का दूसरा नेटवर्क अलग। तो ये जो मोस्टली ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो यूज होते हैं वो तो या तो सिंगल नॉर्मली पोल यूज होते हैं या क्रॉस पोल यूज होते हैं, जो हम अक्सर देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये पोल्स का जो था मुझे आपको बताना था। लाइटनिंग अरेस्टर, सर्ज अरेस्टर्स को हमने देख लिया, उसके बाद फिर हमने फ्यूजेस को देख लिया, फिर उसके बाद आपने पोल्स को देख लिया। ट्रांसफार्मर को हम पहले ही डिटेल में पढ़ कर आए हैं कि ट्रांसफार्मर के क्या क्या वो होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं उसमें, ब्रेथर, उसमें बकर रिले, मेटल बॉडी, लेमिनेशन, उसके फिर प्रॉब्लम्स किए। तो ये सारी चीजें अब ऐसा ऐसा समझो कि कंबाइन हो रही हैं। पहले हमने सिर्फ पढ़ा कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, मतलब पावर सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहाँ लाया करता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा जो ट्रांसफार्मर की वर्किंग प्रिंसिपल, उसकी पूरे पीछे साइंस पढ़ी। फिर उसके फिर हमने प्रॉब्लम्स कुछ किए थे। अच्छा, अब यहाँ पर हम आए हैं ट्रांसफार्मर के, जो हमने लगाया ट्रांसफार्मर को एज एप्लीकेशन, मतलब यूज कर रहे हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, जहाँ पर तो उसके साथ जब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज हो रहा है तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए, जो पूरे सिस्टम की प्रोटेक्शन के लिए जो आपके पास डिवाइसेस कौन से हैं वो हमने देख लिए। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है वोल्टेज रेगुलेशन का। ठीक है, सर आपको मैंने कहा था ना सर्ज अरेस्टर, सर्ज क्या है कि एकदम आपके पास जो है ना वोल्टेज जो है बढ़ जाता है। ठीक, अगेन उसकी जो टेक्निकली वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत सारे इम्पैक्ट्स हो सकते हैं कि क्यों वोल्टेजेस बढ़े हैं, क्या है उसके भी रीजंस, जैसे जैसे हम प्रॉब्लम में जाएंगे देखेंगे। मगर अभी तक के लिए समझे वोल्टेज बढ़ता, तो इससे एक चीज आती है, आपके सिस्टम वो रिलायबल और ज्यादा अच्छा माना जाएगा जिसमें आपके पास कम से कम इस तरह के एरर हो, ओवरशूट ना हो। अगर 220 डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोवाइड करना है, जो आपका इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब जो जिस तरह कराची में के इलेक्ट्रिक के इधर हमारे यहाँ हेस्को है, तो अब उसका काम है कि रेगुलेटर वोल्टेज है। तो उस रेगुलेशन के लिए फिर हमारे पास काम से होता है कि वोल्टेज ड्रॉप एंड रेगुलेशन, कि वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, ठीक है, और रेगुलेशन कितनी है। तो जितना ज्यादा कम और ज्यादा जो आपके पास वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, उसको उतना ही ज्यादा बेहतर वोल्टेज रेगुलेशन होगी। अच्छा, अब वो जो वोल्टेज ड्रॉप है ये किस पे डिपेंड करता है, उसका एक मेजर कंपोनेंट उसकी लेंथ पे। फार्मूला आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, R इज इक्वल टू रो अपान एल अपान ए, याद है कुछ? जी सर। उदय शायद, उदय शायद। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें ये जो इसमें रेजिस्टेंस जो आपकी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ही आपकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है वायर की। तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसका मतलब है वोल्टेज ड्रॉप होगा। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब है आपको अगर 230 वोल्टेज सप्लाई करना था और लेंथ बहुत ज्यादा होगी तो अब वो वोल्टेज 210 सप्लाई हो रहा होगा। तो ये जो है ना हम चीज देखते हैं वोल्टेज रेगुलेशन से। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमारे पास उसको एडजस्ट करने के लिए भी एक मेथड बनाया जाता है, वो है ट्रांसफार्मर साइड पे हम लगाते हैं टेपिंग्स। ठीक है, अब ये कहानी किस तरह है मैं इसको दोबारा डिस्क्राइब करता हूँ।
समझो कि पहले मैं ये स्लाइड को थोड़ा सा आपके लिए रीड आउट कर लेता हूँ। इलेक्ट्रिक यूटिलाइज टू प्रोवाइड सर्विस टू कस्टमर एट स्पेसिफिक वोल्टेज लेवल, फॉर एग्जांपल 11 kV फॉर इंडस्ट्री ले लिया, देन 400 फॉर 400 और 200, ठीक है। जिस तरह हमारे पास के इलेक्ट्रिक का या हेस्को का या लेस्को का या जो भी आपकी सप्लाई कंपनी होती है, इसका काम होता है कि कंज्यूमर की एंड की तरफ जो है वो अगर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर नहीं है और रेजिडुअल कंज्यूमर है, मतलब घरों वगैरह में दे रहे थे, तो वहां पे या तो 400 वोल्ट या 230। अगर इंडस्ट्रियल है तो उसको 11 kV, तो मतलब 11 kV ही प्रोवाइड करना है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अब क्योंकि जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि अब डिस्ट्रीब्यूट जनरेशन आपकी मिसाल और हो रही है फॉर सपोज मटियारी में, हैदराबाद में, और आप पावर कंज्यूम कर रहे हैं मिसाल और कराची में, तो बीच में 200 किलोमीटर इवन, मतलब आपके पास वहां पर जो कराची में भी जनरेशन हो रही है, मगर वहां पे भी एक अच्छा खासा जनरेशन टू कंज्यूमर के एंड तक आपके पास डिस्टेंस है। अब उस वो जो डिस्टेंस में जो पावर कैरी कर रहे होते हैं वो आपकी कर रही होती है वायर्स। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो वायर्स की लेंथ होती होगी, मतलब आप क्या कहते हैं कि पॉडकास्ट से लेके हब तक, फॉर सपोज हम यूनिवर्सिटी में यूटिलाइज कर रहे हैं पावर, तो अब इसके दरमियान जो कितना डिस्टेंस है, उन सब की जो वायर्स हैं, अब उन वायर्स में भी तो क्या कहते हैं कि रेजिस्टेंस होगी ना, जितनी लेंथ बढ़ेगी उतनी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, तो रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो जो वहां पे जितना वोल्टेज है वो यहाँ पे आके थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो उस चीज को उसमें डिस्कस। However, due to the Kirchhoff's law, the voltage magnitude and thus the service voltage to the consumer will in fact vary very long along the length distributed feeder, ठीक है, वो चेंज होगा वोल्टेज। अगेन इसको इस तरह समझें कि ये है आपको हमजा यूनिवर्सिटी और ये है आपका मिसाल हैदराबाद से पावर सप्लाई आ रहा है, ठीक। अब ये एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इसका जो कहने का मतलब है कि जो वोल्टेज मिसाल दो यहाँ पर था आपका, यहाँ पे फॉर सपोज वो वोल्टेज यहाँ पर नहीं होगा, कुछ ना कुछ ड्रॉप हो जाएगा, ये 230 था तो ये 200 होगा ड्यू टू दी लेंथ, और यहाँ लेंथ में आपके पास रेजिस्टेंस होगी, और उस रेजिस्टेंस की वजह से नुकसान ये हुआ कि आपको वोल्टेज ड्रॉप हो गया। तो इसके लिए ही क्या किया जाता है, आपके पास जगह जगह पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, मिसाल लो ये 210 हो गया, तो ये ट्रांसफार्मर उसको फिर मेंटेन कर देता है, फिर इसको मिसाल लो 230 पे दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करेगा एंड सो ऑन, तो वक्त जगह जगह पे ट्रांसफार्मर लगा दिए जाते हैं ताकि वो वोल्टेज मेंटेन। अब कंज्यूमर एंड पे मिसाल लो जब लोड आया, तो वहां पे वोल्टेज मिसाल लो किसी वजह से और भी वोल्टेज कम हो जाता है, तो वहां पर फिर लोड टैप चेंजर के थ्रू उसको एडजस्ट किया जाता है, और जो अकॉर्डिंग टू दी जो लॉ होता है वो +-5% या कुछ जगहों पे +-10% जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन है वो एक्सेप्टेबल होती है, ठीक है। और +-10 या 5 का मतलब ये होगा मिसाल लो आपको पहुंचाना 100 है वोल्टेज आपको, ठीक है। अब आप अगर प्लस माइनस इन केस ऑफ +-10% है, तो इसका मतलब है अगर 90 भी हुआ तब भी एक्सेप्टेबल है, अगर 110 हुआ तब भी एक्सेप्टेबल है। अगर इससे ज्यादा कम या इससे ज्यादा होगा तो फिर वो एक्सेप्टेबल लेवल नहीं होगी, और अगर +-5% है तो उसका मतलब ये हुआ कि 95 से लेके आपका वोल्टेज अगर 105 तक भी वेरी कर रहा है तो वो एक्सेप्टेबल है, उससे कम या ज्यादा। तो हर मुल्क के अपने अपने लाज होते हैं, तो मगर थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती जरूर है हर जगह पे, ठीक है। तो अब वोल्टेज ड्रॉप का जो ये फार्मूला है, अब इसमें फार्मूले में आप नोट करेंगे तो सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज आपको नजर आएगी वो लेंथ ऑफ लाइन, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ मल्टीप्लाई बाय 3R cos इंटू एक्स जो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस वगैरह मल्टीप्लाई बाय करंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर फेज। अच्छा, अब अगेन वायर्स में आप आएंगे तो वहां पे एक सॉलिड लाइन होती है, स्ट्रेटेड लाइन होती है, फिर स्किन स्पेक्स वगैरह हम उसको पढ़ेंगे, तो वो उस चैप्टर में मजीद डिस्क्राइब होंगे। मगर ये हम देख रहे हैं यहाँ पर जो वोल्टेज ड्राइव है वो डिवाइड हो रहा है आपका नंबर ऑफ कंडक्टर पर फेज कितने हैं, ठीक है।
अब जिस तरह मैंने आपको कहा कि वोल्टेज अगर मिसाल दो ड्रॉप हो जाता है तो उसको, अच्छा ये एक मिनट, जी मुबशिर आ रहा है, आवाज आ रहा है? जी सर, ओके आ रही है आवाज। ठीक है। अब उसके लिए फिर चीज जो होती है, जो आपको ट्रांसफार्मर में जब मैं आपको समझा रहा था, एक चीज थी टेप चेंजर, ठीक है, डिवाइस यूज फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। अब जब वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो आपको वोल्टेज सेट करना है, मतलब आप एक कंपनी में इंजीनियर हैं और आपको ये क्या कहते हैं कि टास्क दिया गया है कि एक इलाके का है, मिसाल जिस तरह एसटीओ वगैरह होते हैं, आप इनको मतलब ये टास्क है कि भाई आपको यहाँ पर अपने वोल्टेज को मेंटेन रखना है। मतलब अगर किसी वजह से कहीं पे सिस्टम पे डाउन वगैरह या कोई इशू हो तो उस चीजों को मैं मॉनिटर करते रहें और वोल्टेज को आपको चेक में रखना है, ठीक है। एक और भी सीन होता है कि ये रूरल एरियाज में, क्योंकि अब इसमें अगेन वो कॉन्सेप्ट आते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइन है उसको जो डिजाइनिंग होती है तो 3 एस्पेक्ट्स होती है, अर्बन, डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग, आपके जो मीडियम बाकी जो लेवल की, दूसरी होती है रूरल की। तो मैं रूरल के कुछ केसेस बताता हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस वापडा वालों से। तो वो क्या होता है कि आपका जब बिल्कुल एक ही ट्रांसफार्मर लगा होता है, 100 घर कनेक्टेड होते हैं, और यूं होता है कि एक ट्रांसफार्मर है जहाँ पे ये कनेक्टेड है और दूसरा कोई एक दूर एक ट्रांसफार्मर होगा, तो वो एक्चुअली में लाइन वोल्टेज इतने पूरे आते ही नहीं है यहाँ पर। तो मिसाल 200 160 आ रहे होंगे तो क्या हो रहा, कम आ रहे होंगे, तो उधर फिर जो है ना वो टेपिंग्स को चेंज करते हैं और फिर वोल्टेज बेहतर होते हैं। तो वो खुद चीजें मैंने देखी हैं, ठीक है। तो इस तरह जिस तरह मैंने कहा था ना, लाइन की वजह से जो लाइन ऑफ लेंथ ऑफ लाइन की वजह से आपके पास जो वोल्टेज ड्रॉप हुए हैं, उसको फिर रेगुलराइज करने के लिए 3-4 मेथड्स और मतलब डिवाइस बताएं। एक तो है एक ए लोड टेप चेंजर at the substation transformer which changes the turn ratio in response to load current and thereby adjusts the voltage supply at the sending end of the feeder। एक तो आप जो है सबस्टेशन पे सबस्टेशन के ट्रांसफार्मर में लोड टेप चेंजर लगा देते हैं, ठीक है। Voltage regulator, which are essentially transformers with step changes to adjust the voltage along the feeder so as to compensate for the voltage drop over the distance. Capacitor, which reduce the voltage drop along the feeder by reducing the current flow to loads consuming reactive power। ठीक है, जो कैपेसिटर्स को भी लगाया जाता है, वो जो reduces the voltage drop along the feeder पे by reducing the current flow to loads consuming reactive power। ठीक है, जो लोड्स कनेक्टेड हैं, जो रिएक्टिव पावर, मतलब जो हम इसको यूं कह रहे हैं ना कि रिएक्टिव पावर की वजह से पावर फैक्टर ड्रॉप आपके पास हो रहा है, पावर फैक्टर कम हो रहा है, तो कैपेसिटर से वो पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है तो आपकी वोल्टेज स्टेबलाइजेशन भी हो जाती है। ये बिल्कुल उसी चीज को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो मेन चीज जो इसमें अगेन मेजर कंपोनेंट आपका ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर पे आपके पास जो है ना टेपिंग्स चेंज की जाती हैं और उससे आपका वोल्टेज रेगुलर हो जाता है। और उसकी जो कहानी है बैक एंड पे, वो यही है नंबर ऑफ टर्न रेशियो की, जो कि हम ट्रांसफार्मर को पहले ही पढ़ कर आए हैं। हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर आप याद होगा यकीनन, कि जो आपके ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी साइड मिसाल लो टर्न रेशियो ये N1 है और ये N2 है, ठीक है, और ये वोल्टेज V1 है और ये V2 है। तो ये फार्मूला आप पढ़कर आए हैं कि N1 अपान N2 इज इक्वल टू V1 अपान V2, मतलब जो आपका, और I2 अपान I1, ये जो फार्मूला है एक दूसरे के साथ सारे इंटरकनेक्टेड हैं। अब इसमें क्या होता है, आप फॉर सपोज आप जो है एक ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है, इसके है रेशियो यहाँ पर 100 है, ठीक है। अब इसका वोल्टेज भी फॉर सपोज
यूं कह लें कि 100 ही है। मैं इसको 100 इसलिए कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझने में इजी हो जाएगा। ये भी 100 ही है। अब आपको यहाँ पे वोल्टेज चाहिए 110। आप क्या करते हैं कि इसकी जो वाइंडिंग है ना, मतलब मेन जो वाइंडिंग थी वो तो 100 ही थी, मगर उसके साथ साथ जो है ना कुछ वाइंडिंग्स और भी होती हैं। अब वो मिसाल लो 10 टर्न्स जो है ना आपने एडिशनली कनेक्ट कर दिए वो टेप चेंजर के थ्रू, तो क्या हुआ कि आपके अब ओवरऑल जो टर्न्स हो गए वो 110 हो गए। या एक ये हो गया, एक जो जो लोड चेंजर से आपने कनेक्शन किए तो ये हो गया। तो आपके पास ओवरऑल आपको यहाँ पर भी 110 वोल्टेज मिल गया। ये बात समझ में आई कुछ या नहीं? जी सर। क्लियर है? जी सर। ओके गुड। तो इस चीज में जो वोल्टेज को एडजस्ट किया जाता है वो इस तरह किया जाता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपको लोड टेप चेंजर जो है मैंने पहले भी ट्रांसफार्मर में दिखाए थे, मगर इसको दोबारा मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ। और इनकी जो है ना इसमें भी फिर मजीद जो चीजें हैं, क्या कहते हैं कि इसमें एक होता है ऑन लोड टैप चेंजर, मतलब आपके पास जब लोड हो, सिस्टम ऑन हो, तभी ही इसको चेंज किया जाए। तो मैं आपको इनकी पिक्स वगैरह कुछ दिखाता हूँ। ये देखें, ठीक है। ये कुछ इस तरह का जो था, हमने ये वीडियो स्लाइड में भी देख चुके हैं। ये है हमारे लोड टैप चेंजर। तो ये हमने जब वीडियो देखी थी उसमें हमने इस चीज को देखा था। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? जी सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि वोल्टेज रेगुलेशन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो किस तरह डिस्क्राइब करेंगे इस चीज को? सर टेप चेंजर यूज होता है सर वोल्टेज रेगुलेटर्स के लिए। और दूसरे क्या चीजें हैं? सर लोड टेप चेंजर जो है वोल्टेज रेगुलेशन के लिए सर यूज होता है। हम्म, सर टेप चेंजर यूज होता है सर वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। ठीक है। जी। अच्छा, a tape changes a connection point selection mechanism along a power transformer winding that allows a variable number of turns to be selected in a discrete steps। ठीक है, ये वही बात जो मैंने आपको कहा था ना कि नंबर ऑफ टर्न, मिसाल दो हमारे पास नॉर्मली पहले 0 सेटिंग में मिसाल 100 थे, तो अब जो टेप चेंजर के साथ ये फायदा होता है कि एडिशनल वाइंडिंग्स जो होती हैं, वायरिंग जो होती है, वो आपके पास सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन होते हैं। ये ऐसे ही समझें, मिसाल तौर जिस तरह हमारे ना घरों में जो लगे होते हैं, फॉर सपोज स्विच ओवर यूज किया हुआ है? जी सर। स्विच ओवर सुना हुआ है, यूज किया हुआ है कभी? स्विच ओवर सर, स्विच ओवर तो सर स्विच को ही कहेंगे ना। नहीं, स्विच ओवर तो स्विच तो स्विच नॉर्मल यूज है कि होता है। दूसरा स्विच ओवर एक और होता है सिलेक्शन स्विच, या इस तरह के होते हैं, नॉब टाइप की चीजें होती हैं। मतलब अक्सर घरों में ना जो पैनल्स होते हैं, तो उसमें ये होता है कि किन किन घरों में दो दो फेजेस भी कनेक्टेड होते हैं। मतलब एक फेज चला जाता है तो वो एक ही स्विच होता है, उसको वो क्या कहते हैं कि सिलेक्ट करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे फेज पे पूरे घर का लोड आ जाता है। मतलब ऐसे यूज किया जी हुआ है जी कभी? सर। जी सर। ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा होता है
कि आपके पास मिसाल लो ये 2 फेजेस हैं, ये 2 फेजेस आ रहे हैं, फेज 1 फेज 2, और आपने यहाँ पे आपका स्विच लगा हुआ है। इधर आपकी पूरी घर की वायरिंग इस स्विच से यूं कनेक्टेड है। अब आप क्या करते हैं, या तो वो स्विच इससे कनेक्ट कर देते हैं तो पूरा लोड इससे कनेक्टेड हो जाता है, या तो आप क्या करते हैं, ये जो अपना लोड है इसको मिटा के ठीक है, और ये इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो क्या होता है, आपका जो स्विच जो लोड है वो पूरा इस पे शिफ्ट हो जाता है। तो एक ही चीज है मगर आप डिफरेंट, तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह की मैकेनिज्म हो रहा था कि फॉर सपोज ट्रांसफार्मर के आपको चाहिए। सर जी जी। सर अगर हम जो है लोड एक फेज पर दे देंगे तो यार उससे सर काफी मतलब लोड हो जाएगा, उससे तो ओवरलोड हो जाएगा, तो सर उससे वो को नुकसान भी हो सकता है ना, उससे डैमेज होने का वो फेज। तो एक है मगर वो बड़ी लेवल पे घर के लोड का इतना वो इतना इम्पैक्ट नहीं होता। मकसद सिर्फ वहां पे समझाने का ये था कि जो वहां पर आपकी पूरी घर की वायरिंग जो है ना, या तो कभी एक लोड, असल में ये यूं होता है कि कभी कभी ना किन किन इलाकों में एक फेज चला जाता है तो दूसरा होता है, तो दूसरा चला जाता है तो पहला आता है, तो इस जी तरह जी चल सर। रहा होता है ना। तो इस तरह की चीजों को फिर वो लोग घरों में ना दोनों फेज लगा देते हैं, एक लाइट पे चली जाती है तो दूसरे पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये जी सर। होता है, मैं उस सेंस में बात कर रहा हूँ। बाकी वो पैरामीटर तो हैं अपनी जगह के, लोड आएगा कम होगा या वो होगा, वो एज ए प्लेनर को क्या कहते हैं कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है कि उसके लोड किस एरिया में कितना है। मगर मैं अभी जो देख रहा हूँ सिर्फ एज ए होल, सिर्फ आप अपने घर के पर्सपेक्टिव में देखें तो आपके पास मतलब घर को चलाना है, या उस फेज पे या उस फेज पे, ठीक। अब यहाँ पर जो सर आप नोट करें तो एक्चुअल में हो क्या रहा होता है, एक टर्मिनल आपका ये है, इस पे ये वायरिंग लगी हुई है, ठीक है। दूसरा आपका टर्मिनल ये है, इस पे ये वायरिंग यूं लगी हुई है। आ रही है बात समझ में? जी सर। ठीक है। अब आप नोट करें इसी ट्रांसफार्मर में जो है आपके पास बीच बीच में ना ये दूसरे भी निकले हुए हैं, इसको हम कह रहे हैं टेपिंग्स, ठीक है। ये एक निकली हुई है टेपिंग, ये दूसरी टेपिंग निकली हुई है। अब इसका मफहूम ये हुआ कि अगर मुझे फॉर सपोज एक इसको यहाँ से सिलेक्ट करूं, सपोज करें, और इसको यहाँ से सिलेक्ट करूं, तो मेरे पास फुल जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स दोनों गए ना, मतलब इसके भी 100 थे, इसके भी 100 थे, दोनों मेरे पास अब हैं वाइंडिंग में। तो अब वोल्टेज क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो गए तो ऑटोमेटिकली वोल्टेज भी ज्यादा हो जाएगा। इधर इनपुट से अभी भी फॉर सपोज वही सेम वोल्टेज होगा, मगर वो आपके पास आउटपुट पे वोल्टेज अभी भी बढ़ जाएगा, ठीक है। या इसके वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप आउटपुट का फिक्स रख दें, इनपुट पे आप जो है ना उसको चेंज करवा दें, और नंबर ऑफ टर्न रेशियो बात दोनों केसेस में सेम ही है। अच्छा, अगर फॉर सपोज एक टर्मिनल में ये सिलेक्ट करूं और दूसरे का टर्मिनल ये सिलेक्ट करवाऊं, यहाँ तक अब बात क्लियर समझ में आ रही है? अब क्या हुआ, ये जो सेक्शन स्किप हो गया, मुझे ये वायरिंग मिली। अगर ये 200 थी फॉर सपोज, ये टोटल 20 वायरिंग थी, तो अब मुझे मिली 180, ठीक है। तो अब क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स कम हो गए तो मेरा वोल्टेज भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूं, सपोज करें, तो अब क्या हुआ, अब आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स सिर्फ एक ही कॉइल के हैं। तो एक ही कॉइल के जब आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स आए तो ओवरऑल आपका जो है ना वोल्टेज जो इनिशियली टोटल में के हिसाब से अब आधा हो गया। तो यही है कॉन्सेप्ट आपके पास, मतलब इसमें आप जो है नंबर ऑफ टर्न्स रेशियो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, किस तरह सेलेक्ट करते हैं, ये है इसकी पूरी लॉजिक। और ये देख रहे हैं तभी इसका ना समहाउ एक मैकेनिकल स्विच टाइप या इस तरह का लग रहा होता स्विच, उसमें जो टेप चेंजर्स भी होते हैं ना, वो आपको जो ऊपर से व्यू दे रहे होंगे, वो एक नॉब की तरह जो होते हैं, जिसमें हम फंक्शन जनरेटर्स में जो बटन होता है ना, हमारा जो नॉब होती है जिसको हम कम या ज्यादा कर होते हैं, तो समहाउ इसी तरह का ही लुक वाइज भी होता है आपके पास। तो इसमें आपके पास जो है जो सिलेक्ट होते हैं डिफरेंट। अच्छा, ये हो गया लेट। अब ये जो मोस्टली यूज किया जाता है,
अच्छा, ये भी जो होते हैं इस तरह मैंने कहा, एक ऑटोमेटिक होते हैं आजकल लोग, क्योंकि चीजें बहुत एडवांस हो गई हैं, तो वो वोल्टेज सेंसर्स भी लगे होते हैं, वो खुद ही सेंस करके, और बाकी जो है ना कंट्रोलर वगैरह के थ्रू चीजें खुद भी होती हैं। और इस पे काफी अभी प्रोजेक्ट भी कुछ लड़कों ने बनाया था कि ऑटोमेटिक जो है ना टेप चेंजर जो सिलेक्शन होती है। तो ये अभी काफी चीजें हैं क्योंकि ऑटोमेशन में आ गई हैं, मगर मैकेनिज्म अगेन बैक एंड पे यही हो रहा होता है। जी अच्छा, सर। अब ये जो टेप चेंजिंग जिस तरह अभी था, वो ये सारी प्राइमरी साइड पे की जाती है, हाई वोल्टेज साइड पे। मतलब दो साइड होती है ना, अब ये मुझे 220 चाहिए, हालांकि दोनों साइड पे भी लगाई जा सकती है, मगर इफेक्टिवली यूज के लिए ये हमेशा हाई साइड पे लगाई जाती है। तो उसी के रीजन बता रहे हैं कि क्यों ए फाइन वोल्टेज इज रेगुलेशन पॉसिबल विद हाई वोल्टेज वाइंडिंग एज इट कैरीज लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, मतलब एक प्रॉपर वोल्टेज रेगुलेशन अगर करवानी है तो हाई वोल्टेज साइड, क्योंकि उस साइड पे हाई वोल्टेज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, तो वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा आपके पास होती है। ये ऐसे ही है ना, आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है एक्चुअल में ये होता है आपके पास लो लो स्टेप क्या, मतलब लो वोल्ट इसको कहता है, हाई वोल्टेज से स्टेप डाउन करता है, मतलब 11 केवी को वो करता है आपके पास क्या 400 पे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो प्राइमरी साइड आपकी नंबर ऑफ कॉइल्स होंगी ना, वो अब ये कुछ इस तरह होगा कि इधर 100 कॉइल्स हैं, तो यहाँ पे कुछ 40 के करीब होंगी, सम ऐसे ही कोई रेशियो बनेगा। तो आपके पास यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, एक तो टर्न रेशियो ज्यादा चेंज कर सकते हैं, इससे जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो बेहतर हो सकती है। अच्छा, the low voltage winding of the transformer carries large current, so if the tapping are provided on low voltage side, they are difficulty encountering in interruption of high currents। ठीक है, अब दूसरी साइड क्योंकि ट्रांसफार्मर की जो हमने इक्वेशंस पढ़े हैं, अच्छा मीटिंग एंड हो जाएगी 3 मिनट तक, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, क्योंकि ट्रांसफार्मर साइड की जो आपके पास एक इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी, इसमें क्या था रिलेशन, देखो कितनी इक्वेशन ये काम आ रही है बार बार सिर्फ समझने के लिए। n1 अपान n2, v1 अपान v2 इज इक्वल टू i2 अपान i1। ठीक, अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर वोल्टेज तो डाउन हो रहा है आपका, नो डाउट, मतलब आप 11 केवी से आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं 200-400 पे, ठीक है, मगर इसमें इश्यू आपके पास ये आ रहा है, आपके पास जो लो वोल्टेज साइड होती है उसमें जो करंट होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि करंट का इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर क्योंकि ट्रांसफार्मर के दोनों साइड मोर और लेस तकरीबन ट्रांसफार्मर की अपनी इनएफिशिएंसी निकाल के तकरीबन पावर इक्वल होता है, पावर जो ट्रांसफार्मर के लॉसेस मिला के दोनों साइड का पावर सेम होता है। तो एक अगर वोल्टेज कम हो रहा है तो करंट बढ़ेगा, तो आप करंट बढ़ेगा तो उसका मतलब है आपके पास अगर लो वोल्टेज साइड पे टेपिंग्स चेंज करेंगे, मतलब एक टाइम रेशियो से हटा के दूसरे से कनेक्ट करेंगे, तो आपको हाई करंट को इंटरप्ट करना पड़ेगा, और हाई करंट को इंटरप्ट करना थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि उसमें आर्क क्रिएट होता है, फिर उस आर्क को एक्सटिंग्विश करना एक प्रॉपर, फिर उसके भी मैकेनिज्म है, तो वो एक टफ हो जाता है। तो इस वजह से भी जो टेपिंग्स है ना, हाई वोल्टेज साइड किया जाता है। ठीक, अच्छा, दूसरा जो है लो वोल्टेज वाइंडिंग, जो क्योंकि वाइंडिंग्स हमने देखी थी उसमें आपने देखा कि लो वोल्टेज वाइंडिंग इज प्लेस्ड नियर द कोर while the high voltage winding is placed on top of low winding. Hence, practically it is easier to and easier and simpler to provide tappings on high voltage side। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर में हमने देखा था जो 3 फेज की वाइंडिंग्स थी, उसमें आपने देखा होगा कि एक इंटरनल जो हमारी लो वोल्टेज की हाई वोल्टेज की जो आउटर जो थी, मतलब जो इसको हम कहते हैं ऑन टॉप ऑफ हाई वोल्टेज, तो आउटसाइड साइड वाली जो वाइंडिंग से इनको टेपिंग करवाना इजी है बनस्पत इनर साइड वाली जो वाइंडिंग्स को। तो ये जो है 3-4 रीजंस हैं जिसकी वजह से हम जो है ट्रांसफार्मर की जो टेपिंग करते हैं वो
हाई वोल्टेज साइड करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई या अभी भी मजीद इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है? क्लियर हो गई सर। बिल्कुल जी सर। ठीक है। तो इसको ये अभी इसको इस तरह भी देख सकते हैं। ये बहुत सिंपल एग्जांपल है। ये देखो लाइन है ना, अब मैं समझोगे एक लाइन ये फिक्स कर दिए, अब इधर से वोल्टेज ये आ रहा है, इधर मेरा लाइन फिक्स है। अब मुझे वोल्टेज कम करना है या ज्यादा करना है,